हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के 3rd चैप्टर पे बात की थी और वहाँ तक हमने क्या था कि पॉपुलेशन के जो सेगमेंट्स हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ, उसके कंपोनेंट्स, उनके बारे में बात की थी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा, उन चैप्टर्स को पढ़ा होगा, अंडरलाइनिंग किया होगा, जिस तरीके से आपको बताया गया था उसी कड़ी में चलो आज हम अपना 4th चैप्टर है वो क्या है शुरू करते हैं। और इसके लिए आगे के लिए भी मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि आप समर्थ एग्जाम प्रेप के साथ जुड़िए, इसकी ऐप को डाउनलोड कीजिए ताकि आप ज़्यादा अपडेटेड वीडियो हैं या कंटिन्यूएशन में वीडियो हैं, अदर सब्जेक्ट की वीडियो हैं और जो हम अपडेट कोई मैटर आपको पीडीएफ फॉर्म में देंगे, क्वेश्चन फॉर्म में देंगे, वो आप वहाँ से क्या है इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट पिछले लेक्चर पे आपको एक बार लेके चलता हूँ। हमने बात की थी कि पूरा काम क्या है, मानव का विकास करना। कोई भी विषय क्यों बनाया जाता है, किसी भी विषय का जो मेन मोटिव होता है वो मेन मोटिव होता है किसी भी विषय का क्या करना, डेवलपमेंट करना। डेवलपमेंट किसका करेंगे, मानव का करेंगे। यानी सोसाइटी को कोई चीज प्रोग्रेस दे रही है कि नहीं दे रही, वो सब्जेक्ट डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ मैन में कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उसके जीवन को कितना आसान बना रहा है। तो इसको क्या है बीच बीच में हमें क्या करना पड़ता है, मेजर भी करना पड़ता है कि कितना डेवलपमेंट हो गया, कितना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इस चीज को देखना पड़ता है। तो इसको देखने के लिए क्या कुछ पैरामीटर्स बनाए हुए हैं। तो आपसे इस पे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट के डायमेंशन क्या है, यानी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, इन दोनों में कोई फर्क है या नहीं है, और किस देश, कौन से देश हैं जो डेवलपमेंट में आगे हैं, कौन से देश हैं वो पिछड़े हुए हैं, आगे हैं वो आगे क्यों हैं, पिछड़े हैं वो पिछड़े क्यों हैं, इनके पीछे के जो फैक्टर्स हैं, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल जो भी फैक्टर हैं, वो फैक्टर कौन कौन से हैं, पूरे वर्ल्ड में इसके लिए इससे रिलेटेड कोई संस्था है क्या जो इससे रिलेटेड इंडेक्स बनाती हो, या इसको नापने के क्या तरीके हैं, उन सारी चीजों के बारे में क्या हम बात करेंगे। ये नापने के पैरामीटर्स क्या हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक्चुअली हमारा टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट, हमारा टॉपिक है और उसमें हम देख रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट की जब बात की जाती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ग्रोथ है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में अपना जो स्टार्टिंग जो लेक्चर था उसके अंदर बात की थी, फिर मैं कह रहा हूं कि आप पिछले लेक्चर को देखिए ताकि आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएं, जोड़ पाएं चीजों को। ग्रोथ और डेवलपमेंट के जब संदर्भ की बात की जाती है, दोनों में फर्क या समानता की बात की जाती है, तो ग्रोथ क्या है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। दूसरी बात, ग्रोथ क्या है, क्वांटिटिव जो होती है और क्वांटिटी होती है, और वैल्यू में क्या है, न्यूट्रल होती है। आप इस चीज को किस संदर्भ में समझेंगे, इसको इस तरीके से समझेंगे कि किसी आदमी की अगर जैसे इनकम बढ़ रही है तो जरूरी नहीं है कि उसको उसकी शिक्षा का स्तर भी बढ़ा हो, या उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ है, फूड हैबिट चेंज हुई हो, या उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी हो, इस तरीके की कोई चीज में चेंज आया हो। ग्रोथ है वो क्या है, सिर्फ एक पैरामीटर है। जैसे किसी की आय बढ़ रही है लगातार, तो ये क्या है, ग्रोथ है। डेवलपमेंट मींस क्वालिटेटिव चेंज। तो आपका सवाल यहीं से बनेगा, ये क्या है, ग्रोथ क्या है, किसकी बात करती है, क्वांटिटी की बात करती है। डेवलपमेंट किसकी बात करता है, आप देख रहे हो, क्वालिटी की बात करता है। ये क्या है, वैल्यू न्यूट्रल होती है। ये क्या है, वैल्यू पॉजिटिव होता है। इसमें क्या बात है, डेवलपमेंट क्या हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अगर आपकी चीज कुछ जुड़ी हुई है, अगर जैसे आप 10वीं पढ़े हुए हो और आपने 2 क्लास और पढ़ ली, तो इसका क्या है, आपका डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन आप 100 रुपए कमाते थे, कितने रुपए कमाते थे, 100, और अब 110 कमाने लग गए, 110 रुपए कमाने लग गए, तो आपकी क्या है, ग्रोथ हो गई 10 रुपए, और 90 रुपए हो गए तो आपकी ग्रोथ क्या हो गई, माइनस हो गई 10 रुपए। तो ग्रोथ पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा क्या है, पॉजिटिव ही होता है। तो ये आपको एक एग्जांपल देके समझाया है कि एक पॉपुलेशन ऑफ सिटी है, वो 1 लाख से 2 लाख हो गई है, तो वो क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम में क्या है, बढ़ गई है, तो वो क्या है, वो ग्रोथ है। लेकिन क्या वहां पे हाउसिंग जो फैसिलिटी है, सर्विसेज है और अकोमोडिटीज हैं, वो क्या बढ़ी हैं, क्या उनमें सुधार हुआ है। अगर वो सुधार नहीं हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि वहां ग्रोथ तो हुई है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसके जो पिलर्स की बात की जाती है,
4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है जो आपकी किताब में दिया है, तो उनको क्या मैंने प्रिसाइज में आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो आप इसको धीरे धीरे क्या है आज समझेंगे। कुछ बच्चों की शिकायत आई थी कि वो वीडियो में थोड़ी सी जो विजुअल इफेक्ट्स है वो थोड़े कम आते हैं, तो आगे से मैं इसमें भी सुधार करूंगा थोड़ा सा, कि मैं इसको समझ नहीं पा रहा था कि भाई ये इसका रिफ्लेक्शन है ये थोड़ा कम आ रहा है। तो इसमें जो पहली चीज है वो है इक्विटी, दूसरी चीज है वो है सस्टेनेबिलिटी, तीसरी चीज है वो प्रोडक्टिविटी, और चौथी चीज है वो है एम्पावरमेंट। तो आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा डेवलपमेंट का, ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या है कंपोनेंट या पिलर है या नहीं है। तो 3 डाल के कुछ एक और चीज डाल देगा, तो इनको अपने को क्या है बिल्कुल ऐसे कैसे याद रखना है, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट, ये चारों के चार अपने को ऐसे कैसे याद रखने। अब इनमें आगे थोड़ा सा जाके पूछ सकता है कि इक्विटी क्या चीज होती है। इक्विटी क्या होती है, इक्वल एक्सेस होता है सबके लिए, यानी कि किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, समाज के जो नागरिक होने के नाते सभी लोगों को समान चीजें प्राप्त हो, जेंडर के, रेस के, इनकम के, कास्ट के, किसी भी रिलीजन के किसी भी बेस के ऊपर क्या है समाज के अंदर ऐसा ना हो कि कुछ लोगों को तो प्रगति का अवसर मिल रहा है, कुछ लोगों को प्रगति का अवसर नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा है तो वहां पे क्या है ग्रोथ तो हो रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा। फाइनली क्या हो रही है, सोसाइटी अच्छी दिशा में नहीं जा रही, इसका मतलब डेवलपमेंट नहीं हो रहा। बात है सस्टेनेबिलिटी की, तो सस्टेनेबिलिटी में हमने पहले बात की थी कि अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो उसका पर्यावरण पे और चीजों पे क्या असर पड़ रहा है, आने वाली पीढ़ी के लिए आप कैसा भविष्य छोड़ के जा रहे हो। अगर वो सस्टेनेबल नहीं है, मतलब आने वाली पीढ़ी का भविष्य अगर सुरक्षित नहीं है, आप समस्याएं पैदा कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो। उसके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स आपके सामने आएंगे। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जैसे कि आप पढ़े हुए हो कोई चीज और आप उस चीज को अपने आप को टेक्निकली उस चीज के अंदर तैयार कर ले। तो जैसे कि आपको ज्योग्राफी आती है, लेकिन ज्योग्राफी के अंदर जैसे आप अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, जैसे आप डीयू में पढ़ते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो वहां पे आप क्या हो कि ज्योग्राफी को जैसे आपने पीपीटी बनाना सीख लिया, आपने मैप बनाना सीख लिया, तो किससे क्या है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, आपकी उत्पादकता क्या है बढ़ गई। तो ये छोटे छोटे जो क्वालिटेटिव चेंज होते हैं वो क्या करते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, तो आप एक बेटर रिसोर्स बन जाते हैं। उसके लिए क्या चाहिए भाई, उसके लिए आपके पास अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा क्या है होनी जरूरी है। अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा के बिना आप एक बेटर रिसोर्स नहीं बन सकते। तो ये अच्छी हेल्थ और अच्छी एजुकेशन से क्या है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये काम किसका है, ये काम है गवर्नमेंट का। इस पे आगे हम देखेंगे, आगे बताया जाएगा इसके और एस्पेक्ट में कि गवर्नमेंट ये प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करवाएगी तो क्या है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब हम देखते हैं जो अदर एस्पेक्ट है उसके बारे में बात करते हैं। अदर एस्पेक्ट है हमारा वो है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट के अंदर क्या चीज आती है कि जो पूरी सोसाइटी के संदर्भ में भी होता है और इक्वल जो इंडिविजुअल जो एक पर्सन है उसके भी संदर्भ में ये चीज होती है। तो अगर पूरी सोसाइटी के संदर्भ में बात करें तो जो पूरी सोसाइटी है उसके अंदर गुड गवर्नेंस हो ना, समय के साथ चीजें मिले। समय के साथ चीजें कैसे मिलेगी, एफिशिएंट, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंस, रेस्पॉन्सिव, इस तरीके का क्या होगा सरकार होगी, तंत्र इस तरीके का होगा, तो लोगों को क्या मिलेगी, बेहतर तरीके की चीजें मिलेगी। तो ये एम्पावरमेंट करने के लिए लोगों को क्या क्या चीजें चाहिए, एक अच्छा प्रशासनिक ढांचा चाहिए, सरकार अच्छे से काम करे, सारा तंत्र अच्छे से काम करे और लोगों के पास क्या रहे, इतनी पावर रहे। एम्पावर्ड आदमी क्या होता है, एम्पावर्ड आदमी मान लो आपके पास 10 रुपए हैं और आप एक मॉल के अंदर चले गए, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप 10 रुपए की चीज ही खरीद सकते हो क्योंकि आपके ऊपर लिमिट लग गई। पर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड और उसकी कोई लिमिट नहीं हो तो आप कोई भी चीज खरीद सकते हो। तो आप किस कंडीशन में ज्यादा एम्पावर हुए, जब आपके ऊपर कम से कम नियंत्रण हो। नियंत्रण किस तरीके से कि अगर अपनी लाइफ में कोई पाथ चुनना चाहते हैं, करियर या कोई जॉब या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई भी चीज अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास पावर ऑफ चॉइसेस हो कि आप चूज कर सकें। और वो चूज आप कब कर सकते हैं, जब आप एम्पावर्ड होंगे। तो एम्पावर्ड इस सेंस में आपको समझना है, इसमें क्या होता है आपकी फ्रीडम है वो इंक्रीज होती है और आपकी कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी क्या है बढ़ जाती है। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, एम्पावरमेंट में क्या बढ़ता है, इंक्रीजिंग फ्रीडम। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर बीच बीच में छोटे छोटे सेंटेंस के अंदर बीच में ये बातें दी हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूं इस चीज पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। एग्जाम के लिहाज से ये बहुत फोकस करने वाली चीज है, इंक्रीजिंग फ्रीडम और कैपेबिलिटी। ये स्टेटमेंट में भी दे सकता है इस चीज को, या इन दोनों को ऑप्शन बना के भी दे सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए। गवर्नेंस को अच्छा करने के लिए क्या चीज चाहिए, गवर्नेंस क्या है,
एफिशिएंसी होनी चाहिए, उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी दक्षता होनी चाहिए और जवाबदेहिता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। भाई कोई चीज आप सरकार के ऑफिस में गए, आपका काम नहीं हो रहा, तो इससे क्या है, फाइनली क्या है, पूरे सिस्टम के अंदर क्या है, ग्रोथ है वो क्या है, गिर जाएगी और आपका डेवलपमेंट क्या है, बाधित हो जाएगा। इंक्लूजन होना चाहिए उसके अंदर, ये नहीं कि एक क्षेत्र का बहुत ज्यादा विकास हो गया, एक क्षेत्र का कम विकास हुआ, एक वर्ग का बहुत ज्यादा विकास हो गया, एक वर्ग का बहुत कम विकास हुआ, ये चीज भी नहीं होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए वो चीज। तो इस तरीके की क्या है, ये 4 जो पिलर हैं इसके बारे में हमने बात की अभी, सॉरी, ये 4 पिलर्स हमने बात की अभी। तो ये 4 पिलर्स आपने देखे, तो इनको एक बार आप दोबारा देखेंगे, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट। और ये क्या क्या चीजें करती हैं, इक्विटी ये करती है कि किसी भी तरीके की असमानता नहीं होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति के साथ क्षेत्र, जाति, धर्म और किसी भी आधार के ऊपर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी बात क्या कहती है कि आपको विकास इस तरीके से करना है कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके, यानी कि आपको पोल्यूशन, गार्बेज और जो भी समस्या है, पर्यावरण से संबंधित समस्या है, उनके ऊपर ध्यान देना है अपना डेवलपमेंट करते समय। तीसरी चीज है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी के मतलब है कि एक आदमी बेहतर तरीके से काम कब कर सकता है, जब वो स्किल्ड होगा, उसके पास एजुकेशन होगी, वो स्वस्थ होगा, तब वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स बन पाएगा बेटर। तो ये प्रोडक्टिविटी वाला एस्पेक्ट है। और चौथा एस्पेक्ट है वो है एम्पावरमेंट, कि एक आदमी के पास क्या है, पावर टू मेक चॉइस। और पावर टू मेक चॉइस क्या होगी, उसके पास ऑप्शंस होंगे ज्यादा से ज्यादा, इंक्रीजिंग फ्रीडम, यानी उसके पास ऑप्शन होंगे तो उसकी फ्रीडम क्या बढ़ जाएगी कि इनमें से उसको कौन सा सेलेक्ट करना है। अगला जो है, इसमें क्या अप्रोचेज चलती हैं, तो ये सवाल फिर पूछ सकता है आपसे कि सॉरी, ये आप फिर पूछ सकता है आपसे कि कौन कौन सी अप्रोच है। इनकम अप्रोच है, वेलफेयर अप्रोच है, बेसिक नीड अप्रोच है और कैपेबिलिटी अप्रोच है। ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन के अंदर सीधा पूछेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट की कौन सी अप्रोच है, कौन से पिलर हैं, पिलर में अप्रोच वाली चीज डाल देगा, अप्रोच में पिलर वाली चीज डाल देगा। समझ रहे हो आप बात को? तो इस तरीके से उसको कर सकता है। ये चारों आपको क्रम से याद भी रखने हैं। अब इसमें और भी अंदर जाके क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये चीज बॉक्स में दी हुई है। और मैंने आपसे कहा था कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी की नहीं, किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और उसके थ्रू अगर कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको बॉक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए आप, इनकम जो अप्रोच है वो ओल्डेस्ट अप्रोच है। सीधा सवाल बन सकता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट की सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच कौन सी है, इनकम अप्रोच है। इसमें क्या किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट को लिंक किया जाता है इनकम से, कि कोई आदमी कितना पैसा कमा रहा है। और इसमें क्या है, इसको रिलेट किया जाता है फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल की, भाई उसकी जेब में पैसा रहेगा तो बिजनेस भी कर सकता है, और कोई काम करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो उसके पास एक निश्चित आय, एक निश्चित इनकम उसके पास होनी चाहिए। हायर लेवल ऑफ इनकम, हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ये कंसेप्ट मानती है इनकम अप्रोच। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि पैसा होना ही नहीं होता। ये तो एक ग्रोथ वाली बात होगी, ये ओल्डेस्ट अप्रोच है। तो इसमें आगे अपन देखेंगे धीरे धीरे क्या होंगे, सुधार होंगे। फिर अगली अपनी अप्रोच आती है, उसका नाम है वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच क्या कहती है, ये ह्यूमन बीइंग को क्या मानती है, बेनिफिशियरी मानती है। इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, इसको अंडरलाइन करना है, लिख लेना है। दूसरा, ये कहता है कि भाई गवर्नमेंट है ना, उसका काम क्या है, एक्सपेंडिचर करना, किस चीज पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, और जो सोशल एमिनिटीज है ना, सुविधाएं जिनको अपन बोलते हैं, उनके ऊपर एक्सपेंडिचर करना किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है। पीपल आर नॉट पार्टिसिपेंट्स इन डेवलपमेंट बट ओनली पैसिव रिसिपेंट। अब ये लाइन ऐसे कैसे आपसे दे देगा कि ये लाइन लिख दी कि आदमी क्या है, रिसीवर है, पैसिव रिसीवर है, पार्टिसिपेट नहीं है डेवलपमेंट के अंदर। ये किस अप्रोच की बात है, तो ये वेलफेयर अप्रोच की बात है। कौन सी अप्रोच मानती है कि गवर्नमेंट का काम है एक्सपेंडिचर करना, तो ये वेलफेयर अप्रोच की बात है। इस तरीके से आपसे क्या है, सवाल बन सकता है, ऑप्शन बन सकते हैं, स्टेटमेंट बन सकता है। तो इस तरीके से आपको क्या है, अपने चैप्टर्स को पढ़ना है। द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बाई मैक्सिमाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर। कह रहा है कि सीधा सीधा कह रहा है कि भैया डेवलपमेंट करना है ना, वो गवर्नमेंट का काम है। और वो कैसे करेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ा के, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बजट में पैसा देगी, और गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या है, फोकस करेगी। अगली है बेसिक नीड अप्रोच। बेसिक नीड अप्रोच पे सीधा सवाल पूछ लेगा कि बेसिक नीड अप्रोच किसने दी थी, तो आईएलओ ने दी थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि पूरी दुनिया के जो श्रमिकों से संबंधित आंकड़े वाकड़े और उनसे रेगुलेशन, उनसे संबंधित नियम नीति, इनके ऊपर क्या है, काम करता है।
तो ये पूछ लेगा लेबर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी अप्रोच से संबंध रखता है, तो बेसिक नीड अप्रोच से संबंध रखता है। पूछ लेगा कि उल्टा करके पूछ लेगा बेसिक नीड अप्रोच किस संगठन से, तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन से। कितनी नीड बताई है, 6 बेसिक नीड बताई है। हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और हाउसिंग। रोटी कपड़ा मकान ये तो अपने को पता ही है एक तरीके से। तो हेल्थ है, इसमें एजुकेशन है, फूड है। इसके अंदर क्या है, वो कपड़े वाली कंसेप्ट नहीं है, आपको इसके अंदर देखना है। वाटर सप्लाई है, यानी स्वच्छ पानी को बहुत बड़ा पैरामीटर माना जाता है, जिसपे कि ध्यान नहीं दिया जाता। सैनिटेशन है, यानी खुलापन भी एक होना चाहिए, हवा भी आए, धूप भी आए, इस तरीके की होनी चाहिए, स्लम वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें क्या है, और हाउसिंग, ये सारी चीजें इन्होंने 6 बेसिक नीड इंक्लूड की है। और फिर इन्होंने कहा कि द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन चॉइस इज इग्नोर्ड। इन्होंने ये कह दिया कि भैया आदमी की चॉइस का जो क्वेश्चन है ना, उसको इग्नोर कर दिया है। किस थ्योरी ने, बेसिक नीड ने। अब आपको इस सवाल बना देगा कि भाई चॉइस वाली जो चीज है उसको कौन इग्नोर करता है, तो बेसिक नीड अप्रोच करती है। हमने डेवलपमेंट में देखा था कि चॉइस बढ़नी चाहिए, ये तो चॉइस को इग्नोर कर रहा है। तो ये बेसिक नीड वाले अप्रोच क्या कह सकते हैं, पूरी तरीके से डेवलपमेंट को परिभाषित नहीं कर सकती, पूरी तरीके से उसके जो आयाम है उसको नहीं छू सकती। एम्फेसाइज ऑन दी प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ डिफाइंड सेक्शन। ये कह रहे हैं कि भाई ये बता दिया जाएगा कि किस वर्ग की बेसिक नीड क्या है, वो उसको प्रोवाइड हो रही है, और वो अगर हो जा रही है तो डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये फ्रीडम ऑफ चॉइस यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। तो ये आपसे सवाल बन सकता है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस को कौन इग्नोर करता है, तो बेसिक नीड, ILO का जो, ठीक है। चौथी अप्रोच है कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटी अप्रोच के अंदर क्या चीज है, और ये स्लाइड फिक्स है, थोड़ी सी हिल नहीं पा रही है, मूव नहीं हो पा रही है। तो कैपेबिलिटी जो अप्रोच है उसके अंदर है, दिस अप्रोच इज एसोसिएटेड विद प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो ये सवाल देखो, अब प्रोफेसर अमर्त्य सेन जिन्होंने HDI का इंडेक्स जो तैयार करने में महबूब उल हक जी के साथ काम किया था, आपने एक बॉक्स पढ़ा होगा, उस बॉक्स में महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे, और प्रोफेसर अमर्त्य सेन, दोनों का नाम क्या है उसके अंदर दिया हुआ है। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन किससे जुड़े हुए हैं, कैपेबिलिटी अप्रोच से। ये किस बात पे बात करता है, बिल्डिंग ऑफ कैपेसिटी। हमने जो 4th पिलर पढ़े थे उसमें एक चीज थी ना, ये बिल्डिंग ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज। तो ये पूछ सकता है कि भाई किस तरीके से आएगी, हेल्थ और एजुकेशन से आएगी, वहां मैंने आपको ये चीज बताई थी। तो इस अप्रोच से संबंधित व्यक्ति का नाम किस चीज पे फोकस करती है, ये सवाल आपसे बन सकते हैं। तो बॉक्सेज को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। हालांकि मैं सारे बॉक्सेज आपको यहाँ पे करवाता हूँ इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी आपको खुद भी उस चीज को पढ़ना है, अंडरलाइन करना है, और अपनी तरफ से संभावित क्वेश्चन बनाने हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मेजरिंग ऑफ HDI है, तो वो मेजरिंग ऑफ HDI है, उसके अंदर किस चीज को देखा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट को जब मेजर किया जाता है तो इसके अंदर देखी जाती है चीजें कि एक इंडेक्स होती है जिसको बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसमें क्या किया जाता है, उसके आधार पे जो अंक प्राप्त किए जाते हैं उसके आधार पे एक रैंक दी जाती है। और रैंक के लिए भाई, अब ये कहोगे कि भाई रैंक दी जा रही है तो कुछ पैरामीटर भी होने चाहिए, जैसे अपने सब्जेक्ट्स हैं, भाई हिस्ट्री में कितने नंबर आए, ज्योग्राफी में कितने आए, मैथ्स में कितने आए, जो भी। उसी तरीके से इसके कुछ पैरामीटर्स हैं कि आपकी जो कंट्री है, आपकी कंट्री के अंदर हेल्थ जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, एजुकेशन का लेवल क्या है, और एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज किस तरीके का है, ये चीजें इसके अंदर क्या है देखी जाती है। यानी ये है, इसके अंदर इनकम वाला सेक्शन है, इसके अंदर एजुकेशन वाला सेक्शन है, इसके अंदर हेल्थ वाला सेक्शन है। ये 3 पैरामीटर लिए जाते हैं। इन पैरामीटर के आधार पे क्या है, अंक देकर इंडेक्स बनाई जाती है। उसके आधार पे क्या बनाया जाता है, स्केल बनाया जाता है। 0 से 1 के बीच में होता है। 0 की तरफ जितना आएगा उतना कम डेवलप्ड, इसकी तरफ जितना जाएगा उतना ज्यादा डेवलप्ड। अब इसमें कुछ इन्होंने बना दिया कि 0.983 है, वेरी हाई है, 0.63 है, ये एवरेज है, और 0.214 है, ये वेरी लो है। तो इस तरीके से इसको क्या किया है, बाइफरकेट कर दिया है, और फिर देखा जाता है कि कौन सी कंट्री किस जगह पे पड़ रही है। अब हम बात करते हैं, फिर इसको क्या है, इनका सबका एक वेटेज लेके, इस वेटेज का क्या निकाला जाता है, सम निकाला जाता है, और उस सम के आधार पे क्या बनाया जाता है, रैंक बनाई जाती है, और उसमें अलग अलग देश का अलग अलग दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके एरियाज क्या है, तो इसके अंदर क्या देखी जाती है, इसके अंदर हेल्थ देखी जाती है। हेल्थ में क्या देखा जाता है कि भाई लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, और प्रति व्यक्ति जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि
जीवन प्रत्याशा जिसको हिंदी में बोलते हैं कि एक आदमी कितना जी रहा है, उसकी एवरेज आयु क्या है, और वो किस चीज पे डिपेंड करती है, उसकी बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, तो वो सब चीजें इंक्लूड करके कि औसत आयु क्या है, उस चीज को इसमें देखा जाता है। एजुकेशन में ये देखा जाता है कि कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये चीज देखिए। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु एनरोल इन स्कूल, और अब इसमें क्या है, ड्रॉप आउट एक निश्चित समय के बाद कितने दिन के लिए वो बने रहते हैं, इसके अंदर अब दो एस्पेक्ट जोड़ दिए, ड्रॉप आउट वाला एस्पेक्ट भी अब इसके अंदर जोड़ दिया है। तो ये चीजें थी। और हम इसमें बात करते हैं कि भाई एक्सेस ऑफ रिसोर्स वाली जो चीज थी हमने देखा था, उसमें क्या था, इनकम वाली चीज थी कि बास्केट ऑफ गुड है, मतलब कि एक आदमी के पास परचेजिंग पावर पैरिटी कितनी है एक आदमी की, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी की मतलब ये है कि आपके देश की जो करेंसी है ना, उस एक यूनिट करेंसी के साथ वो कितनी चीजें खरीद सकता है। वो टोकरी लेके जाता है तो उस 1 रुपये में वो कितनी चीजें खरीद के ला सकता है। इससे क्या आपके देश की जो इकोनॉमी है उसकी स्थिति का पता चलता है, और एक आदमी कितना परचेज कर सकता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी होगी, उसकी चॉइसेस कितनी है, ये सारे एस्पेक्ट इससे पता चलता है। तो ये तीनों एस्पेक्ट को लेकर रैंक क्या है, बनाई जाती है। ठीक है। फिर एक दूसरा इसके अंदर एक और एस्पेक्ट, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को भी क्या है, काउंट किया जाता है। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें गरीबी को देखा जाता है, मेजर्स शॉर्ट फॉल्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट, और ये क्या है, मोर रिलेवेंट है किससे, एचडीआई से। क्यों है, इसमें जो अभाव है ना, सैनिटेशन वाली चीज है, और जो एस्पेक्ट जो कमियां है उनको भी क्या है इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। अगर अपन दोनों को मिला के पढ़ें तो क्या है, डेवलपमेंट को बेटर तरीके से समझने में क्या है, सहायता मिलती है। ठीक है। फिर हम इसमें बात कर रहा है कि भाई अपने को अच्छे से समझना है तो क्या करना है, एचडीआई और एचपीआई, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दोनों को क्या है एक साथ देखना है। दूसरा हमें क्या करना है, द गिव्स एक्यूरेट पिक्चर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन ए कंट्री, कौन, अगर दोनों को मिलाकर देखते हैं तो। और इसमें मेन पॉइंट क्या है, मेजरमेंट ऑफ एचडीआई इज रिफाइनिंग कॉन्स्टेंटली, कि जो एचडीआई के जो मेजरमेंट्स है ना वो लगातार बदल रहे हैं। आगे एक स्लाइड में मैंने उस चीज को आपके लिए जोड़ दिया है कि इसमें क्या है, जेंडर इक्वलिटी को भी जोड़ा गया, मल्टीपल पॉवर्टी को भी जोड़ा गया। तो इसके अंदर धीरे धीरे और एस्पेक्ट भी क्या किए जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये इसका एक ढांचा था शुरू में, लेकिन अब इसके अंदर और एस्पेक्ट भी क्या है, जोड़े जा रहे हैं, लगातार चेंज हो रहा है। न्यूज वेज ऑफ कैप्चरिंग डिफरेंट एलिमेंट्स आर रिसर्च, और इस पे लगातार काम किया जा रहा है कि किस तरीके से हम किसी सोसाइटी की डेवलपमेंट को माप सकते हैं, क्योंकि अभी तक क्या है, इस पे काम ही चल रहा है कि डेवलपमेंट को किन किन तरीकों से मापा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि भाई जो अपने जो चैप्टर के अंदर जो आपकी चीजें दे रखी है उसमें जो कुछ आउटकम्स है उनको आप मोटा मोटा देख लीजिए, जो आपके एग्जाम के हिसाब से कुछ आपकी सहायता कर सकते हैं। कि स्मॉलर साइज के जो कंट्रीज हैं, वो बड़े जो देश हैं उनकी बजाय उनका क्या है, परफॉर्मेंस एचडीआई में बेटर है। ऐसे कैसे आपके लाइन लिखी आ सकती है, तो कह देगा कि ये पूर्णतः सत्य है, तो पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। पूर्ण सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ वो होता है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं हो, लेकिन इसमें जैसे कुछ देश हैं छोटे जो कि बेटर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जैसे भाई पाकिस्तान का इन्होंने एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है, लेकिन बहुत से देश हैं। तो एक सामान्य सेंटेंस के तरीके से अगर उसे देखा जाए तो वो सेंटेंस ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर कह दे कि केवल सिर्फ बिल्कुल ऐसी अगर कोई चीज आ जाए तो आपको उस पर अलर्ट हो जाना है। जापान, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इनका एग्जाम्पल देके कहा है कि हाँ, इनको देख के लगता भी बिल्कुल ऐसा है। रिलेटिवली पुअर नेशंस हैव बीन रैंक्ड हायर देन रिचर नेबरिंग कंट्रीज, भाई जो पड़ोसी देश हैं जो कंपेरेटिवली गरीब हैं उनकी रैंक है ना वो कंपेरेटिवली हायर रही है किनसे, जो रिचर है नेबरिंग कंट्रीज, जो ज्यादा जिनकी इनकम है ज्यादा, जो नेशनल जीडीपी का जो जो एक मैं बताऊं उसका जो, इसमें मेनली किस चीज को रखना चाह रहे हैं, इसके अंदर भी रखना चाह रहे हैं कि भाई कोई देश है वो धनी देश है या गरीब देश है, इस पैरामीटर पे आप इसको समझने की कोशिश करो। कि अमेरिका है, अमेरिका के बगल में मान लो कनाडा है, तो जो इकोनॉमी का जो लेवल है वो अमेरिका का क्या है, ज्यादा है, और कनाडा का क्या है, कम है।
लेकिन ये बताना चाह रहा है कि जब एचडीआई के अंदर देखा जाता है तो कई बार ऐसे भी चीजें आ रही हैं कि जो बगल में कमजोर देश है वो एचडीआई में अच्छा परफॉर्म कर रहा है बजाय उस धनी देश के। समझ रहे हो आप बात को? ये चीज ये आपके चैप्टर में ये समझाने की कोशिश कर रहा है। इसने फिर यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया है, श्रीलंका, टोबैगो, ट्रिनिडाद, और ये हायर रैंक करते हैं किससे? इंडिया से। लेकिन ये एचडीआई में इसे ज्यादा करते हैं, लेकिन इकोनॉमी में ये इंडिया से काफी छोटे हैं। इकोनॉमिक जीडीपी के लेवल पे जब चीज को देखा जाता है तो इससे काफी छोटे। ये एग्जाम्पल भी आपसे पूछ सकता है, इसके एक्सेप्शन भी आपसे पूछ सकता है, और इस स्टेटमेंट को सीधा देकर भी आपसे सवाल बनवा सकता है। फिर इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर भी देखो यही चीज लागू हो रही है कि भाई एचडी जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, वो केरला की काफी कम है, लेकिन एचडीआई में नंबर 1 पे रहता है। क्यों? क्योंकि हेल्थ है, एजुकेशन, जो 2 अदर एस्पेक्ट है उनमें बहुत बेटर परफॉर्म करता है केरला। पंजाब जैसे स्टेट है, गुजरात जैसी स्टेट है, जिनका इनकम का जो लेवल है वो काफी ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा है वहां पे, लेकिन वहां पे शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर कम है, तो उसमें क्या है वो रैंक में पिछड़ जाता है। और हमने देखा है कि भाई रैंक तो सारी चीजों को क्या है, मिला के बनती है। कंक्लूजन देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी के चैप्टर में दिया है। कंक्लूजन में अपन कुछ चीजों के ऊपर फोकस करेंगे जहां से आपका सवाल बन सकता है कि टू लुक आफ्टर पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सेक्टर। इससे क्या क्या पता चलता है? मीनिंग इन विच सेक्टर गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मनी, डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन पीपल और कंट्री। तो इससे ये पता चलता है कि अगर शिक्षा का स्तर अच्छा है तो इससे पता चलता है कि उस देश की गवर्नमेंट शिक्षा पे ध्यान दे रही है। स्वास्थ्य का स्तर अच्छा है तो इससे पता चलता है कि उस देश की गवर्नमेंट स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे रही है। और अगर इस चीज को क्लियरिटी से अपन देखें और आगे, तो अगर किसी देश का एचडीआई इंडेक्स अच्छा नहीं है तो इससे ये भी पता चलता है कि उस देश की गवर्नमेंट है वो वेलफेयर के काम नहीं कर रही या अच्छे से काम नहीं कर रही ओवरऑल। और इससे ये भी पता चलता है कि अगर आपका एचडीआई इंडेक्स अच्छा है, इसका मतलब आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका और आपकी एजुकेशन अच्छी है, प्लस में आपकी इनकम लेवल अच्छा है। इसका मतलब आप एक बेटर रिसोर्स हो, उस देश के अंदर क्या है, ज्यादा पॉसिबिलिटीज है किसी आदमी के लिए अपने आप का डेवलपमेंट करने की या फ्यूचर में और एस्पेक्ट तलाशने की। लो लेवल ऑफ एचडीआई की बात की गई है, तो ये दिखाता है कि भाई ये आपकी एनसीईआरटी में साफ लाइन लिखी हुई है, तो आप इसको याद ही रखें कि जिन देशों के अंदर ये कम है उनमें ये देखा गया है कि भाई डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर बहुत ज्यादा खर्च किया जाता है। डिफेंस सेक्टर है उसको प्रोडक्टिव नहीं माना जाता। जैसे अभी अपन देखिए हाल ही में रसिया है, रसिया अभी वार में उलझा हुआ है, अफगानिस्तान था, इराक, ईरान थे, उनमें क्या किया कि डिफेंस पे बहुत ज्यादा इन्होंने अपना पैसा खर्च किया। इससे क्या हुआ, वो हेल्थ, एजुकेशन और उन चीजों पे बेसिक सेक्शन में क्या है अपना पैसा नहीं लगा पाए, तो वो क्या है एचडीआई के इंडेक्स में लगातार क्या है पिछड़ते चले जा रहे हैं। सोशल सेक्टर पे कम पैसा लगा पाते हैं, और उन कंट्रीज के अंदर क्या है यह भी पता चलता है कि एचडीआई इंडेक्स अगर अच्छा है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस देश के अंदर है। अगर सरकारें आ रही हैं, सरकारें जा रही हैं, तो इसका मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। तो जैसे अब यही सोच के देखो, अगर भारत के अंदर हर 2 साल में सरकार बदल जाए, इस सरकार ने योजना चलाई, अगली सरकार ने हटा दी, तो इससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये सारे एस्पेक्ट क्या आपने को समझने हैं। इन लाइनों को जो मैंने आपको बताई है इनको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इनको आप उतार भी सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर। यहीं से वो संभावित एरिया है जहां से क्या है आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब हम ऐसे चलते चलते आपके लिए एक स्लाइड बनाई है कि अभी कुछ जो एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, तो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ इसके अंदर एक एस्पेक्ट है, एक है नॉलेज जो एजुकेशन वाला एस्पेक्ट है, और तीसरा है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके अंदर क्या चीज है, जो इनकम वाला आपका एस्पेक्ट है, वो इसके अंदर एस्पेक्ट्स हैं। दूसरी बात क्या है, कौन तैयार करता है, तो यूएनडीपी इसको तैयार करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको तैयार करता है। और आपने बात की थी कि इसके कई नए कंपोजिट्स आ गए हैं, तो अब ये 5 नए कंपोजिट्स इसके हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो आता ही है, साथ में इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी आता है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भी आता है, जेंडर इनइक्वालिटी डेवलपमेंट इनइक्वालिटी इंडेक्स भी आता है, और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी आता है। इनको अलग अलग टाइम में जोड़ा गया है। तो ये सारी चीजें हैं। हेल्थ के अंदर बात की जाए तो इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ, कि भाई बच्चा पैदा हो रहा है तो ये पता चले कि कितने साल जिएगा लगभग। नॉलेज की अगर बात की जाए तो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, कि कितनी साल पढ़ेगा ये बच्चा लगभग, और मेन ईयर ऑफ स्किलिंग और माध्य उसका निकाल के कि औसत कितना है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में देखा जाता है ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो ये आपसे सीधा पूछ सकता है, सीधा भी आपसे इस चीज को पूछ सकता है कि भाई इन चारों डायमेंशन के 3 डायमेंशन जो अपने हैं, इनके अंदर के जो सब पार्ट्स हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ, इसको ऐसे पूछ सकता है।
ये स्कूल के 2 मेजर से इनको पूछ सकता है, कौन सा है नहीं है, और ग्रॉस नेशनल इनकम को इसको भी आपसे क्या है पूछ सकता है। अभी इंडिया की रैंक कितनी है, 131 है आपकी एनसीईआरटी में जो उस टाइम दे रखी है, आप उसको भी याद रखें। लेकिन 1% ऐसा सवाल है जो कि थोड़ा सा करंट से जोड़ के अवेयरनेस के आधार पे आपसे अभी हाल ही की भी पूछ सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे कि भाई 189 कंट्रीज में से हम 131 रैंक के ऊपर हैं। और जो 2020 में रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में क्या कर दिया गया है, इन्होंने इंट्रोड्यूस्ड प्लानेटरी प्रेशर एज जस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे कि हम बार बार बात कर रहे थे कि सस्टेनेबिलिटी, तो अब डेवलपमेंट के अंदर सस्टेनेबिलिटी वाला एस्पेक्ट भी अब नई इंडेक्स के अंदर जोड़ दिया गया है। वो क्या है, प्लानेटरी प्रेशर की रिसोर्स के ऊपर, यानी पूरी पृथ्वी के ऊपर जनसंख्या का कितना दबाव पड़ रहा है, और इस दबाव से जो आगे क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, इसकी क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इस चीज के ऊपर इसके अंदर बात की गई है। तो आज की क्लास ये एस्पेक्ट थे ह्यूमन डेवलपमेंट के, 2 एस्पेक्ट थे, एक तो इसके मेजर्स क्या हैं और एक इसके जो पिलर्स क्या हैं, तो उसके ऊपर हमने बात की। इसकी जो इंडेक्स थी उसके बारे में हमने बात की, और किस तरीके के संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे हमने बात की। तो मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि आप चीजों को इसी तरीके से पढ़िए, अपना पैसेंस बनाए रखिए और अपना पैशन बनाए रखिए। पैशन के लिए हम काम कर रहे हैं, पैसेंस आप बनाए रखिए, और समर्थ जो एग्जाम प्रेप की जो वेबसाइट है, जो ऐप है, उसको आप क्या कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप इस पे जो अपडेटेड मटेरियल है, कंटिन्यूएशन में जो वीडियोज हैं, उनको प्राप्त कर सकें। थैंक यू वेरी मच।